हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपका जो पेपर 2 एजुकेशन है, कोड नंबर 9, उसकी यूनिट 1 को कंप्लीट रिवाइज करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से यूजीसी हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछती रहती है। वहां हर टॉपिक के बारे में बात करेंगे और फटाफट ये जो यूनिट 1 है इसको कंप्लीट रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत चित्त शांति के साथ सारी चीजों को सुनना है, ठीक है। एजुकेशन पेपर 2 है ना आपका, उसका यूनिट 1 को हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले कि हम बात करें टॉपिक की, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि प्ले स्टोर में अपनी एप्लीकेशन है जिसका नाम है SWMG, ठीक है। इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, और एजुकेशन पेपर 2 अभी स्टार्ट होगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। वो आपको इस एग्जाम के बाद जस्ट बता दिया जाएगा, यूट्यूब पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि। और अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है SWMG UGC नेट। इस पे हम शेयर कर देते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो आप इसको भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। और इसकी PDF है, मैं इस टेलीग्राम लिंक पे भी शेयर कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। और बात करते हैं अपनी यूनिट 1 के बारे में। तो सबसे पहले बात करें तो बुद्धा फिलोसफी है, यहाँ से भी कोई ना कोई क्वेश्चन यूजीसी पूछती है। किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी थ्योरेटिकल बात को फटाफट कर लेते हैं। इन्होंने क्या कहा, देखो, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, यानी कि दुख है ना। देयर इज कोज ऑफ थिंग दिस सफरिंग, यानी कि दुख समुदाय। और इट इज पॉसिबल टू स्टॉप सफरिंग, यानी कि दुख को रोकना संभव है, दुख निरोध। देयर इज ए वे टू एक्सिक्यूट सफरिंग, यानी कि इसका एक तरीका है पीड़ा को दूर करना, है ना। एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, यानी कि दुख निरोध मार्ग। यानी कि बुद्ध की फिलॉसफी में ये 4 बातें बोली गई कि जीवन दुख से भरा है, इस पीड़ा का कारण है यानी कि दुख समुदाय, दुख को रोकना संभव है, दुख निरोध, और इसका एक तरीका है पीड़ा को दूर करना, यानी कि दुख निरोध मार्ग के बारे में बात की गई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बुद्धा फिलॉसफी में। और क्या बात है जो जहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बेसिकली उन्होंने बुद्ध द्वारा जो बताए गए आर्य अष्टांगिक मार्ग हैं, 8 मार्ग हैं, उसके बारे में बात करनी है। इनके बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये 8 मार्ग क्या क्या है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, है ना, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग है। आपको नीचे इंग्लिश में भी दिख रहा होगा, ठीक है। ये आठों के आठों क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। और यहाँ से हर बार यूजीसी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछती है फ्रेंड्स। किस तरह का क्वेश्चन पूछती है हम बात करेंगे। इन 8 मार्ग को हम अगर थोड़ा सा पढ़ें डिटेल में, हल्का हल्का, तो द राइट फेथ और राइट व्यू का क्या मतलब है, सम्यक विश्वास और सम्यक दृष्टि। ये क्या है, इसमें दोनों नाम से ही समझ रहे हो, सम्यक विश्वास या सम्यक दृष्टि। इसमें 4 महान सत्यों की समझ और स्वीकृति है, 2 सिद्धांतों की अस्वीकृति, और लोभ, झूठ, हिंसा आदि से उत्पन्न अनैतिकता से बचना शामिल है। राइट फेथ और राइट व्यू का मतलब है, यानी कि यहाँ पे एक तरह से किस चीज से अवॉइडेंस करना है हमें, झूठ बोलना और हिंसा फैलाना, इन चीजों को अवॉइड करना है। यानी कि राइट फेथ और राइट व्यू यानी सम्यक दृष्टि रखनी है, ये पहली बात बताता है। दूसरा है राइट रिजॉल्व और राइट एस्पिरेशन, यानी कि सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प की क्या बात है, यानी कि इसका व्यवहारिक रूप से पालन किया जाता है। बेसिकली नाम से ही समझ रहे हो, संकल्प की बात है। इसका अर्थ है त्याग पर विचार करना, है ना, मित्रता, सद्भावना पर विचार और गैर हानि पर विचार करना, यानी कि एक तरह से राइट रिजॉल्व करना, यानी कि सम्यक संकल्प की बात है इसमें, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। राइट स्पीच, यानी कि सम्यक वाक, इसमें आप नाम से ही समझ रहे हो, यानी कि जो हम बोलेंगे वो पूरा का पूरा क्या होगा, जेंटल एंड स्मूथ वर्ड्स रहेंगे अपने, है ना। और एक तरह से सत्य होंगे, कोमल होंगे, मतलब दूसरों के लिए सुखदायक होंगे, इस तरह से बात है। राइट स्पीच होगी, सम्यक वॉक होगी, ठीक है, वाक होगी। और राइट कंडक्ट, यानी कि अपना जो कर्म होगा, आचरण होगा, वो सम्यक कर्म होगा। यानी यह एक महान सत्य है, यानी कि साधक को गलत कार्यों से दूर रखने के लिए कहता है ना। इसमें प्रसिद्ध पंचशीला शामिल है, हत्या, चोरी, कामुकता, झूठ और नशा से बचने के लिए 5 वर्त की बात की गई है। पंचशीला है, इसमें क्या है, किलिंग, स्टीलिंग, है ना, जो हमारी कामुकता है और झूठ बोलना है, इस तरह से चीजें हैं, वहां से हमें बचना है। यानी कि हमारा आचरण है वो क्या होना चाहिए,
सम्यक यानी सही होना चाहिए, ये बात की है फोर्थ पे। ये ध्यान रखना है, ये का सीक्वेंस भी याद करना है और कैसे क्वेश्चन पूछा गया वो बात करेंगे। राइट लाइवलीहुड की बात कर रहा है, यानी कि सम्यक आजीविका आजीविका की बात कर रहा है, यानी कि जो हम जीवन यापन करने के लिए हमारा जो कमा रहे हैं, है ना, वो होनेस्ट मीन से कमाएंगे, यानी कि ईमानदारी से जो भी है अपना साधन होगा वहीं से हम इकट्ठे करेंगे चीज़ों को, मतलब ईमानदारी से काम करने की बात है ना। उसके बाद है राइट एफर्ट, सम्यक व्यायाम, यानी कि मन में बुरे और झूठे विचारों को उदय से बचने का प्रयास है, बुराई और बुरी प्रवृत्तियों को दूर रखने का प्रयास इसमें शामिल किया गया है। राइट एफर्ट यानी कि सम्यक व्यायाम की बात की गई है। ये 6 नंबर पे है। और आगे मैं बात करूं 7th नंबर पे है राइट अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब आप समझ ही रहे हो, है ना, सही जागरूकता की बात कर रही है। तो यह शरीर के बारे में जागरूकता, है ना, श्वास की स्थिति, आंदोलनों, शरीर की अशुद्धता आदि संवेदनाओं के बारे में जागरूकता की बात करता है, और मन के आंतरिक कार्यों के बारे में भी जागरूकता प्रदान करने की बात है, यानी सम्यक स्मृति है, ये राइट अवेयरनेस की बात है। और 8th नंबर पे है राइट कंसंट्रेशन, यानी कि सम्यक समाधि या सम्यक एकाग्रता, और ये नाम से ही पता चल रहा है ना, एकाग्र चिंतन का अभ्यास साधक को दर्द और आनंद की सभी जो संवेदनाएं हैं उनसे परे और अंत में पूर्ण ज्ञान की ओर ले जाता है। ये है सम्यक कंसंट्रेशन या राइट कंसंट्रेशन या सम्यक समाधि या सम्यक एकाग्रता, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको मेन जहां से क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो ये 8 हमने बात की है अष्टांगिक मार्ग की जो बात की है, इसके अंदर जो पहले 2 हैं, है ना, जो पहले 2 जो हैं जो हमने अभी बात की, जो उनको क्या बोला गया है, जो पहले 2 हैं यानी कि सम्यक विश्वास और सम्यक संकल्प की जो बात की गई है, इनको हम प्रज्ञा कहते हैं। और क्योंकि ये चेतना और ज्ञान से संबंधित है, आपको ये याद रखना है, कॉन्शियसनेस एंड नॉलेज से रिलेटेड है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो पहले 2 हमने बात की है 8 में से जो पहले 2 है वो किसकी बात करता है, कॉन्शियसनेस एंड नॉलेज की बात करता है, शामिल किया जाता है। और तीसरा, चौथा और पांचवा है वो शील में है, किसमें है, सील में है। जो तीसरे, चौथे और पांचवें में यानी कि सही भाषण, सही आचरण और सही आजीविका को हम शील बोल रहे हैं, है ना, ये है सील में रखा गया है। और पहले 2 को प्रज्ञा में, तो कितने हो गए, 5, पहले 2 और 3, 2, 5, और लास्ट में जो 3 है वो किस में है, समाधि में रखे गए हैं, है ना, राइट एफर्ट वाली जो बात की गई है, सही प्रयास, सही जागरूकता और सही एकाग्रता को समाधि के रूप में जाना गया है। तो ये 8 को इस तरह से डिवाइड किया गया है बेसिकली, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या था देखो, इन द 8-fold noble paths given by Buddha, which of the following is the basis of right knowledge? बुद्ध द्वारा बताए गए आर्य अष्टांगिक मार्गों में से निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग सम्यक ज्ञान यानी कि प्रज्ञा का आधार है? तो हमें पता है कौन है, पहले 2 है, पहले 2 कौन सा है, राइट फेथ एंड राइट रिजॉल्व, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। तो यही आंसर जाना था, आंसर नंबर 4। समझ में आई बात? चलो बहुत बढ़िया, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं। आगे इसमें 4 नोबल ट्रुथ की भी बात की गई है, 4 आर्य सत्य के बारे में भी बात की गई है ना। इनमें क्या 4 आर्य सत्य है ना, दे आर द ट्रुथ ऑफ सफरिंग, द ट्रुथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, द ट्रुथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग एंड द ट्रुथ ऑफ पाथ दैट लीड्स टू द एंड ऑफ सफरिंग। ये 4 नोबल ट्रुथ है, यानी कि ये 4 आर्य सत्य है। क्या है, दुख का सत्य है, यानी कि दुख है, दुख के कारण का सत्य है, दुख के अंत का सत्य है, और दुख के अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग का सत्य है। ये है बेसिकली, है ना, दुख के अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग का। तो ये 4 आर्य सत्य की बात की गई है, द 4 नोबल ट्रूथ है ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन सा 4 नोबल ट्रूथ है। ये बेसिकली अभी आपको नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये जब इस नाम से पूछ लेना कि 4 नोबल ट्रूथ कौन से हैं, तो थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज कर जाता है। और ये 12 क्या है, लिंक ऑफ सफरिंग अकॉर्डिंग टू बुद्धा फिलोसफी, ये भी आपको याद रखना है। 12 लिंक या चरण है जो किससे लिंक करता है, सफरिंग अकॉर्डिंग टू बुद्धा फिलोसफी। बुद्धा फिलोसफी के अकॉर्डिंग 12 लिंक है, ये सफरिंग से रिलेटेड करते हैं। ये कौन कौन से है, इग्नोरेंस अज्ञान, एक्शन यानी कि क्रिया, कॉन्शियसनेस चेतना, नेम एंड फॉर्म नाम और रूप, द 6 एंट्रेंसेस यानी द 5 सेंस ऑर्गन एंड द माइंड, 6 प्रवेश द्वार, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन,
कॉन्टैक्ट यानी कि संपर्क, सेंसेशन यानी संवेदना, डिजायर इच्छा, क्लिंग एंड ग्रेस्पिंग यानी कि किसी चीज को पकड़ना, है ना, एग्जिस्टेंस, है ना, अस्तित्व, बर्थ यानी कि जन्म, एंड ओल्ड एज एंड डेथ, बुढ़ापा और मृत्यु। ये जो 12 के 12 है, ये 12 लिंक या चरण है ना, किसके, अकॉर्डिंग टू विद्या फिलोसफी ये सफरिंग के, दुख के 12 चरण है, 12 लिंक है, इनको भी आपको ध्यान रखना है और इनको सीक्वेंस में याद करना है। बेसिकली फर्स्ट सेकंड पे कौन सा है, क्योंकि ये एक दूसरे के और बढ़ते जाएंगे, है ना, तो इनको 12 को सीक्वेंस में देखना है, ये आपको ध्यान रखना है। 12 के 12 को इनको सीक्वेंस में देखना है, यहाँ से क्वेश्चन यूजीसी पूछता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और अगर बात करूं, इसमें कुछ तो क्या है, कोज रहेंगे भाई सफरिंग के, यानी कि दुख के कारण रहेंगे, और उस दुख के कारण से रिजल्ट आएगा, है ना, यानी कि हम दुख होगा हमें। देखो कोई भी चीज का कुछ कारण होता है और फिर उसका हम पे एक परिणाम आता है। तो बेसिकली इसमें क्या है, जो कोजेस है, ट्रूथ ऑफ ओरिजिन ऑफ सफरिंग, यानी कि कौन कौन से कारण हैं जो एक तरह से दुख को ओरिजिन करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसे ये जो सबसे पहले स्टेज फर्स्ट में है, ये इग्नोरेंस, कंपाउंडिंग फैक्टर्स, कॉन्शियसनेस। और स्टेज 2 में जो एक्चुअलाइजिंग कोज हैं वो कौन कौन से हैं, क्रेविंग, ग्रेस्पिंग और एग्जिस्टेंस है। और स्टेज जो थर्ड है, बेसिकली दीज आर रिजल्ट ट्रूथ ऑफ सफरिंग, यानी कि जो सफरिंग है ना, उसका रिजल्ट है, बेसिकली परिणाम है ना, ट्रुथ है कि ऐसे सफरिंग में ये होगा। नेम एंड फॉर्म, सिक्स सेंस स्फेयर्स, कॉन्टैक्ट, फीलिंग, बर्थ, एजिंग एंड डेथ, ये बेसिकली रिजल्ट्स में आएगा। और ऊपर वाला क्या है, कोज में है। तो इसमें एक नोट याद रखना, जो 1, 2, 3, 8 और 9 और 10 है, वो तो कोज है। हमने अगर वो जो 12 की बात की है बेसिकली, उसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 8, 9 और 10 ये कोज है, लेकिन 4, 5, 6, 7, 11 एंड 12 वो रिजल्ट्स हैं। ये आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपने ये थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो थोड़ा सा मे भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये चीज़ें हैं। चलो, और इसमें 1, 2, 3 है वो बेसिकली प्रेरक कारण है, हमने ऊपर लिखा ही है ना, ये मन पर छाप छोड़ते हैं। 8वां, 9वां और 10वां ये वास्तविक कारण है, जो एक तरह उस छाप जो छोड़ी है उसको एक तरह से पका देते हैं, ठीक है, और आगे ले जाते हैं, है ना, ये वाली बात है। अब अगर हम सांख्य दर्शन के बारे में बात करें तो यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आता है ना। सांख्य दर्शन, बेसिकली सांख्य मतलब नंबर्स की बात है ना, सांख्य एक क्या है, नंबर्स की बात है ना, संख्या की, नंबर्स की बात है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम बात करेंगे। सांख्य दर्शन है, रियल की बात है, क्या है ये, इसमें कुछ जो इन्फॉर्मेशन आपसे हर बार पूछी जाती है, बेसिकली मैं वही हिट करने की कोशिश करूंगा। ये एक द्वैतवादी यथार्थवाद है, यानी कि ड्युअलिस्टिक रियलिज्म है। इसमें दो चीजें बोली गई है, एक तो है पुरुष और एक है प्रकृति, ये आपको ध्यान रखना है। पुरुष और प्रकृति की बात की गई है बेसिकली, और इसमें दो चीजें बहुत ही आराम से समझना। ये मान ली द्वैतवाद है ये, है ना, इसमें जो प्रकृति है इट इज इटर्नल, यानी कि ये दोनों के दोनों, पुरुष और प्रकृति दोनों ही शाश्वत है, इटर्नल है। लेकिन जो प्रकृति है वो क्या है, अनकॉन्शियस है और एक्टिव है। बेसिकली प्रकृति क्या है, अनकॉन्शियस है और एक्टिव है। इसका क्या मतलब है अभी बात करेंगे। और जो पुरुष है वो भी एक तरह से इटर्नल है, लेकिन वो क्या है, प्योर कॉन्शियस है और इनएक्टिव है बेसिकली। इसमें क्या मतलब है, बेसिकली आपको पता है जो निष्क्रिय शुद्ध चेतन है, हम कॉन्शियस है, पुरुष एक तरह से क्या है, कॉन्शियस है ना। जो भी प्रकृति है बेसिकली वो क्या है, अनकॉन्शियस है बट एक्टिव है। एक्टिव का मतलब यहाँ पे है कि वो एक तरह से कोज के रूप में काम करेगी। कोई भी चीज होगी, जैसे हम कोई चीज नहीं समझ में आएगी, प्रकृति की देन है, ये कारण की तरह काम करती है बेसिकली। और यहाँ पे जो पुरुष है वो जो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, वो अपना कॉन्शियसनेस में चल रहा है, शुद्ध चेतन में, वो किसी चीज पे प्रभाव नहीं डाला, कारण नहीं बना। कारण कौन है, प्रकृति है, तो इसलिए उसको हमने लिखा है ये एक्टिव है। तो प्रकृति क्या है, अनकॉन्शियसनेस है और एक्टिव है, बट जो पुरुष है वो प्योर कॉन्शियस है और इनएक्टिव है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे टेबल में भी बात करेंगे कुछ इसके बारे में। और यहाँ पे जो प्रकृति की बात की है, इसमें 3 गुणों की बात की है। कितने गुण है, 3 गुण है। कौन कौन से, सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण है। कौन कौन सा, सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण है बेसिकली। सत्व में क्या है, सत्व में है जो फाइननेस है, लाइटनेस है ना, इल्यूमिनेशन, जॉय,
और बेसिकली क्या है, इसमें हल्कापन है एक तरह से मान लो, लाइटनेस, प्रकाश की बात मान लो, जॉय की बात कर लो। और बेसिकली इसमें सत्व में कलर कौन सा है, व्हाइट कलर। बेसिकली कौन सा कलर है सत्व में, व्हाइट कलर है, सफेद रंग की बात करता है। ठीक है, जबकि जो रजस है ना, जो प्रकृति में जो रजस है बेसिकली वो क्या है, वो डायनेमिज्म है, एक्टिविटी है ना, एक्साइटेशन, पेन, और ये रेड कलर से डिनोटेड है। रजस क्या है, गतिशीलता है, गतिविधि है, उत्तेजना, दर्द, और ये बेसिकली लाल रंग से डिनोट है। ये भी आपको ध्यान रखना है, रजस। और हमने जो बात की सत सत किस में है, सत है व्हाइट कलर। और हम जो लास्ट की बात करेंगे जैसे तमस, तो तमस क्या है बेसिकली, तमस एकदम अपोजिट रहेगा। बेसिकली तमस, ये मैंने तीनों इस पेज में भी लिख दिया है। अगर तमस को हम बात करेंगे तो तमस में क्या है, अगर तमस बेसिकली एकदम अपोजिट रहेगा सत्व का, अपोजिट ऑफ सत्व है ना। इसमें हैवीनेस रहेगा, उस अपोजिट करोगे तो लेजीनेस रहेगा, है ना। बेसिकली उसका पूरा का पूरा विपरीत है। और यहाँ पे व्हाइट की जगह कौन सा कलर हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा, काले रंग का होता है। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्रकृति के गुणों के बारे में भी, है ना, ये याद रखना है सत, रजस और तमस के बारे में। अपोजिट है बिल्कुल, ये किसका अपोजिट है, तमस, ये सत का अपोजिट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इसमें अगर मैं तीनों गुणों की बात करूं तो ये भी आपको करेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखनी है, क्या, नन ऑफ देम एग्जिस्ट अलोन, उनमें से कोई अकेला मौजूद नहीं है। साथ तीनों के तीनों मौजूद रहेंगे, अकेला कोई मौजूद नहीं रहेगा। जो तीनों गुणों की बात की है। और दीज थ्री गुणाज आर प्रेजेंट इन ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये तीनों के गुण है ना, ये जो तीनों गुण है ये संसार के सभी वस्तु में विद्यमान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ईच गुना ट्राइज टू डोमिनेट द अदर टू, आपको पता है प्रत्येक गुण अन्य दो पर हावी होने की कोशिश करता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अकर इन द गुणाज, जैसे स्वरूपा एंड विरूपा। यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि गुणों में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, बेसिकली स्वरूप और विरूपा। इसका मतलब है अगर गुण है, जैसे तमस का तमस में चेंज हो रहा है तो स्वरूप हो गया, लेकिन दूसरे में चेंज हो रहा है तो वो क्या हो गया, विरूपा हो गया, उसका रूप चेंज हो गया। तो इस तरह से दो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं गुणों में, एक तो स्वरूपा और एक विरूपा। ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और सांख्य दर्शन में अगर बात करेंगे तो 25 तत्व है, 25 तत्व है। इसमें कौन कौन से 25 तत्व है अगर बात करें तो, आत्मा, पुरुष तत्व, प्रकृति, है ना। अंतःकरण में क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार, तीन ये हो गए। ज्ञानेंद्रियों में 5 हो गए, कौन कौन सा, नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा और कर्ण। कर्मेंद्रियों में फिर 5 हो गए, पाद, हस्त, उपस्थ, पायु और वाक। और तंत्र मात्रे में 5 हो गए, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। महाभूत में भी 5 हो गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस तरह से अगर सांख्य दर्शन में बात करें टोटल कितने तत्व है, टोटल 25 तत्व है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। सांख्य दर्शन है वो विश्व को प्रकृति पुरुष मूलक मानता है। ये तो हमने शुरू में भी बात कर ली। तो विश्व को कैसा मानता है सांख्य दर्शन, प्रकृति पुरुष मूलक मानता है। तो हमने शुरुआत में भी यहीं से ही बात की है, प्रकृति और पुरुष की जिक्र चलता है ना। इसमें देखो टाइप, ये समझने की कोशिश करना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कोज कौन सा है, हमने बात की ना प्रकृति क्या है, कोज है ओनली, है ना। प्रकृति क्या है, कोज है प्रकृति, बात करी थी ना प्रकृति के बारे में। और इफेक्ट में कौन से आएंगे, इफेक्ट ओनली कौन कौन से हैं, इफेक्ट में जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स है ना, 5 मोटर ऑर्गन्स है, मन है, 5 जो ग्रॉस बॉडीज हैं, ये इफेक्ट है। और कॉज और इफेक्ट दोनों कौन सा है, महत, है ना। और अहंकार, 5 जो सबटल जो एसेंस है वो 5 क्या है, दोनों है, काज भी है और इफेक्ट भी है। जो ऊपर हमने 25 की बात की है ना, उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो महत क्या है, एक तरह से यहाँ पे मन की बात हो रही है, देखो ना यहाँ पे महत ये है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये बात हो रही है, याद रखना। महत यहाँ क्या है, मन है एक तरह से, ठीक है ना। इन शब्दों को भी ध्यान रखना। और ना कोज है और ना ही इफेक्ट है, वो क्या है, पुरुष है। ये भी आपको ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है, याद रखोगे। चलो बहुत बढ़िया। और एक ये नोट है, इसको भी एक नोट की तरह संभाल के रखना, योगा है वो इज क्लोजली रिलेटेड टू सांख्य इन इट्स फिलोसफिकल फाउंडेशन। जो योगा है, योगा दर्शन है, बेसिकली वो सांख्य दर्शन के एकदम क्लोजली रिलेटेड माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सांख्य दर्शन का जो मुख्य आधार है वो क्या है, सत्यार्कवाद है ना, सत्यावाद है ये। इसको याद रखना है आपको। और इस सिद्धांत के अनुसार ये क्या बोलता है, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है बेसिकली।
ये जो अपना सिद्धांत है ये क्या बोलता है कि बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है प्लीज, है ना। चलो बहुत बढ़िया। आगे अगर बात करें सांख्य दर्शन के बारे में, कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 3 4 5 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांख्य फिलोसफी है डजंट रिजेक्ट वैदिक अथॉरिटी। बेसिकली सांख्य दर्शक है वो वैदिक प्राधिकार को निरस्त नहीं करता है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है ना। और द सेकेंड टाइप सांख्य द्वारा स्वीकार किया गया परम यथार्थ का दूसरा प्रकार पुरुष सेल्फ है। सभी को पुरुष का अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए, ये सांख्य दर्शन कहता है। द सेकेंड टाइप ऑफ अल्टीमेट रियलिटी एडमिटेड बाय द सांख्य इज द सेल्फ। द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ मस्ट बी एडमिटेड बाय ऑल, ये बोलता है सांख्य दर्शन। सांख्य का अर्थ है सत्य ज्ञान, यानी कि सम्यक ख्याति का दर्शन, बेसिकली राइट नॉलेज की बात है। सांख्य मीन्स फिलोसफी ऑफ राइट नॉलेज। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। सांख्य इज प्लूरलिस्टिक स्पिरिचुअलिज्म एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग ड्युअलिज्म है। सांख्य अनेकवादी अध्यात्मवाद एवं एक निर्विवाद द्वैत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। द्वैत की बात हमने की थी ना। और शंकराचार्य ने सांख्य को वेदांत का मुख्य विपक्षी कहा है। बेसिकली शंकराचार्य रिगार्ड सांख्य एज एन मेन ओपोनेंट ऑफ वेदांता, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत रहती है, इनफैक्चुअल से इंफॉर्मेशन से। याद रखोगे? हाँ जी, याद रखेंगे। अगर हम आगे बात करें चारवाक के दर्शन के बारे में, बेसिकली इसको एक तरह से लोकायुक्त फिलॉसफी भी बोलते हैं, द फिलॉसफी ऑफ द मासेस, है ना। यह चारवाक दर्शन का लोक में बहुत प्रचलित होने के कारण लोकायत दर्शन नाम प्राप्त है इसको। प्रत्यक्ष उनका एकमात्र प्रमाण है चारवाक का। और चारवाक के अनुसार मृत्यु ही मोक्ष है। चारवाक के अनुसार क्या है? मृत्यु ही मोक्ष है। और वो कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात कुछ भी नहीं है, ऐसा वे कहते हैं। वे परलोक और पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते हैं। और वो पूछते हैं भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। सीधा सा बात है, उनके शरीर ही उनके लिए शरीर ही आत्मा है और शरीर से भिन्न कोई आत्मा नहीं है ना। बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है। और इसको लोकायत दर्शन का नाम प्राप्त है, किसको? चारवाक दर्शन को, क्योंकि ये बेसिकली मृत्यु को ही क्या मानते हैं? मोक्ष मानते हैं। और ये बहुत लोगों में प्रचलित है, नोन एज ए लोकायत फिलोसफी, द फिलोसफी ऑफ द मासेस। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और बेसिकली चारवाक दर्शन है वो इस तरह से चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं, धर्म ये बातें, लेकिन इससे ये भी हमें नहीं समझना चाहिए कि ये भोग में तत्पर और दुराचारी हैं, ऐसा निर्णय हमें नहीं लेना चाहिए। बेसिकली ये अहिंसा, शांति प्रियता, युद्ध विशेष इत्यादि अनेक अंश उनके द्वारा प्रतिपादित हैं। और ये इन चीज़ों से ये नहीं मानना चाहिए कि इसमें दुराचारी चीज़ें हैं। हमें ये देखना इसमें अहिंसा, शांति प्रिय है, युद्ध विशेष, इनकी बातें मुख्यतः है। और इस दर्शन का जो सूत्रधार माना गया है वो कौन है? सूत्रकार बृहस्पति नामक आचार्य जी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बात करें जैन फिलॉसफी के बारे में बात करें, कुछ जैन धर्म के बारे में बात करें। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। जैन शब्द जिन या जैन से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। बेसिकली इस धर्म में 24 महान शिक्षक हुए, जिसमें अंतिम भगवान महावीर जी थे। इन 24 शिक्षकों को तीर्थकर कहा जाता था, है ना। ये लोग जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान प्राप्त कर लिए और लोगों द्वारा लोगों तक इसका प्रचार किया। और इनके प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभ जी थे, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं रहती है। बेसिकली इसका मुख्य उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति है ना। द मेन ऑब्जेक्टिव इज अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन, बेसिकली जैन धर्म की। और जिसके लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है ना। देयर इज नो रिचुअल आर रिक्वायर्ड, उन्होंने बात की है इस बारे में। इसे 3 सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसे 3 ज्वेल्स या त्रिरत्न कहा जाता है, त्रिरत्न कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं? ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। बेसिकली ये 3 हैं जिनसे हम 3 माध्यम है ना। 3 सिद्धांतों के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं मोक्ष को, मुक्ति को, ये बात है। यानी कि राइट व्यू, है ना, प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपरली रिटर्न, ये बात की गई है।
और जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं, इन 5 सिद्धांतों को भी याद रखना है। क्या है? अहिंसा, जीव को चोट नहीं पहुंचाना, सत्य, झूठ न बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, यहाँ पूछा जा सकता है, अपरिग्रह, संपत्ति का संचय न करना, और ब्रह्मचर्य। ये जैन धर्म के प्रमुख 5 सिद्धांत हैं। इसको आप इंग्लिश में भी देखो, है ना, अहिंसा, ट्रुथ, अस्तेय और अपरिग्रह, और ये जो ब्रह्मचर्य है, सेल्फेश है, इनको आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है। और जैन है, आपको पता है इनकी दो, जैन व्यवस्था को 2 प्रमुख जो संप्रदाय हैं उनमें विभाजित किया है, एक तो दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर में जो है संप्रदाय के साधु पूर्ण नग्नता में विश्वास करते हैं बेसिकली, है ना। श्वेतांबर में सफेद, है ना, वस्त्र धारण करते हैं। अब स्यादवाद के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्यादवाद क्या है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको भी आपको नोट की तरह संभाल के रखना है। जैन धर्म में स्यादवाद का सिद्धांत महावीर जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिसका अर्थ है कि हमारा ज्ञान सीमित और सापेक्ष है तथा इसे हमें ईमानदारी से स्वीकार करते हुए अपने ज्ञान के असीमित और अप्रश्ननीय होने के निरर्थक दावों से बचना चाहिए। जो भी हमारा ज्ञान है वो सीमित है और सापेक्ष है। ऐसे नहीं है कि हमारा जो ज्ञान है वो असीमित है, इस तरह से बातें नहीं हैं। तो स्यादवाद का मतलब है यही कि आवर नॉलेज इज लिमिटेड एंड रिलेटिव and we should honestly accept it and avoid meaningless claim of our knowledge being unlimited and unquestionable। बेसिकली ये बात आपको ध्यान रखनी है स्यादवाद के बारे में। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मीन ऑफ स्यादवाद, क्या है स्यादवाद। तो हमारा जो ज्ञान है वो एक तरह से अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड है और रिलेटिव है, ये ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं इसी यूनिट में देर आर कुछ सम कंसेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स। सोशल मूवमेंट्स के कुछ कंसेप्ट्स हैं और यहाँ की जो थ्योरीज हैं, यहाँ से बेसिकली आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कंसेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट क्या है? पहला है द रिलेटिव डिप्रिवेशन थ्योरी, सापेक्ष अभाव सिद्धांत, है ना। सापेक्ष अभाव सिद्धांत क्या कहता है? द बिलीव दैट ए पर्सन विल फील डिप्रिव्ड और इंटाइटल्ड टू समथिंग बेस्ड ऑन द कंपैरिजन टू समवन एल्स, है ना। रिलेटिव की बात आ गई तो कुछ समवन एल्स तो आएगा ही आएगा, सापेक्ष तो होगा। यह विश्वास की किसी व्यक्ति की किसी और से तुलना के आधार पर वह किसी चीज से वंचित या हकदार महसूस करेगा। आप किसी भी चीज को कि आपके पास ये चीज है कि नहीं, है ना, वो क्या करते हो, यानी कि आप उससे तुलना करते हो कि ये मेरे पास है कि नहीं, है ना। दूसरों से तुलना करते हो कि इसके पास है, मेरे पास नहीं है, मैं इसी से वंचित हूँ, इसी चीज को महसूस करते हैं। तो दिस इज द रिलेटिव डिप्रिवेशन थ्योरी, सापेक्ष अभाव सिद्धांत, यानी कि उसके सापेक्ष में मेरे पास ये चीज नहीं है, मैं इससे वंचित हूँ, बेसिकली ये बात करता है। तो जो रिलेटिव डिप्रिवेशन है इज द लैक ऑफ रिसोर्सेज। बेसिकली किसी दिए गए सामाजिक आर्थिक समूह के भीतर विशिष्ट माने जाने वाली जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो आवश्यक संसाधन है, जैसे धन है, अधिकार है, सामाजिक समानता है, उसकी कमी को सापेक्ष अभाव में कहा जाता है। बेसिकली कि मेरे पास उसके कंपैरेटिवली मनी नहीं है, उसके कंपैरेटिवली राइट्स नहीं है, सोशल इक्वालिटी मेरे पास नहीं है। तो ये एक तरह से किस में आता है? रिलेटिव डिप्रिवेशन में आता है, सापेक्ष अभाव में आता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलें। आगे बात करें, एक है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। ये मैककार्थी अंजाल ने 1977 में बात हुई है इसके बारे में, और begin in the 1960s and become popular in United States during the 1970s। Basically resource mobilization theory, और नाम से ही समझ रहे हो, the approach puts resource at the center। Basically इसके अंदर यह दृष्टिकोण है वो संसाधनों को सामाजिक आंदोलन के विश्लेषण के केंद्र में रखता है। सामाजिक जो आंदोलन होता है उसमें मुख्य की में कौन है, सेंटर में कौन है? रिसोर्सेज है। और आंदोलन के सदस्यों को संसाधन प्राप्त करने और आंदोलन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जुटाने की क्षमता पर बल देता है। बेसिकली इसका अल्टीमेट जो एम है वो रिसोर्स की बात कर रही है, संसाधनों की बात कर रहा है। तो ये एक तरह से सोशल है ना, लोगों के मिलने की बात। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है आपको मैं बताऊंगा। बेसिकली ये सोशल जो थ्योरी है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि एक दूसरे से कंपेयर करने की बात है, संसाधनों के लिए लड़ाई है, बेसिकली ये बात हो रही है ना। ये एक तीसरा है पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी, जिसको हम पीपीटी बोलते हैं। बेसिकली पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी है ये क्या है? इट कंसीडर द कोर थ्योरी ऑफ सोशल मूवमेंट एंड हाउ दे मोबिलाइज वर्क टू क्रिएट चेंज। इट वाज डेवलप्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट इन द यूएस
ड्यूरिंग 1970s एंड 80s इन रिस्पॉन्स ऑफ सिविल राइट्स, एंटी वार एंड स्टूडेंट मूवमेंट। बेसिकली राजनीतिक प्रक्रिया सिद्धांत है, उसको सामाजिक आंदोलन का मूल सिद्धांत माना जाता है। और वे कैसे जुटाते हैं, यानी कि कैसे वो परिवर्तन लेके आते हैं चीजों में, यानी कि ये किससे जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, बेसिकली सामाजिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। और इसमें कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे पॉलिटिक जो प्रोसेस है ना, वो इसमें जो 5 की कंपोनेंट है वो डिटरमाइन करते हैं कि आपका जो ये राजनीतिक प्रक्रिया का जो सिद्धांत है ये बेसिकली सक्सेस होगा, फेलियर होगा, है ना। एक सोशल जो मूवमेंट हम चला रहे हैं, वो 5 तत्व या 5 घटक कौन कौन से हैं। एक है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज, राजनीतिक अवसर की बात होती है सबसे पहले, है ना। एक है मोबिलाइजिंग स्ट्रक्चर, संरचनाओं को जुटाना। एक है फ्रेमिंग प्रोसेस, यानी कि आप जो प्रक्रिया है उसको फ्रेम कैसे कर रहे हो। एक है प्रोटेस्ट साइकिल्स, विरोध चक्र। और एक है कॉन्टिन्यूस रिपटोरी जो होती हैं, यानी कि जो विवादास्पद प्रदर्शन है उसकी सूची की बात कर रही है ना। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि कोई भी जो पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी है ना, उसमें 5 कंपोनेंट है, वो ही निश्चित रूप से वो रेखांकित करता है कि जो आपका जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो सफल रहेगा या विफल होगा। और वो 5 कौन कौन सा है, ये है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब कौन सा किस तरह से क्वेश्चन आता है, मैं आपको अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू द कंसेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट से कौन सा बिलोंग नहीं करता है। अभी हमने पढ़ा है सोशल के लिए कौन कौन सा नहीं करता है। तो रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी, सापेक्ष वंचना सिद्धांत है, ये तो सोशल मूवमेंट से करता है, लेकिन आपसे पूछा है कौन सा नहीं करता। इस टॉपिक को यहां से करने की कोशिश करो, ऐसा क्वेश्चन पूछा। रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, संसाधन जुटाने का सिद्धांत, ये भी सोशल मूवमेंट में है, जबकि आपसे पूछा है नोट। पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी, पीपीटी भी है, लेकिन कौन सा नहीं है, नॉर्मेटिव थ्योरी है, वो बेसिकली किस में नहीं है, नॉट बिलोंग टू द कंसेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट। ये सोशल मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है, बेसिकली कौन सी, मानकीय जो सिद्धांत है, नॉर्मेटिव थ्योरी है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, है ना, नॉर्मेटिव थ्योरी बेसिकली। ठीक है, ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया। आगे बात करें स्पिनोजा के बारे में, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली। जो बेनेडिक्ट डी स्पोंजा है ना, उन्होंने ये काफी महत्वपूर्ण एक तरह से दार्शनिकों में से हैं, है ना। और इन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात कही, और ये क्या बात बोली इन्होंने, जो रेड कलर में लिखा हुआ है, ये नोट देखना। ही इंसिस्टेड दैट देयर इज एन अनचेंजिंग एंड अबाइडिंग एग्जिस्टेंस अंडर ग्रिडिंग ऑल थिंग्स, वन ऑफ द चीफ एट्रीब्यूट ऑफ विच इज थॉट। इन्होंने कहा, उन्होंने इस पर बल दिया कि अस्तित्व अपरिवर्तनशील और टिकाऊ है, जिसके अंतर्गत सभी चीजें समाविष्ट है, चिंतन जिसका एक मुख्य गुण है। ये इन्होंने बोली, यानी कि अपने नैतिकता के लिए उनको बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है, वो नैतिकता की बात करते हैं, है ना। कौन, जो स्पिनोजा है, इनके बारे में ये लाइन जो है, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है कि ये लाइन किसने बोली है ना, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बारे में ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा आपको कुछ बना कंसेप्ट। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स rational choice theory is basically explaining social phenomena as an outcome of individual action that can in some way be constructed as rational. In this context, which of the following is not the key element, क्वेश्चन को आराम से पूछा, नोट कर दिया, यानी नोट द की एलिमेंट इन ऑल द रेशनल चॉइस एक्सप्लेनेशन। राजनीति को समझने के लिए तार्किक विकल्प सिद्धांत मूलतः उन व्यक्तिगत कार्यों के प्रतिफल के रूप में सामाजिक परिघटना को व्याख्यात करता है जो कार्यों किन्हीं तरीकों से तर्क संगत समझी जा सकती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सभी तार्किक चयन व्याख्याओं के मूल तत्व नहीं है ना। तार्किक में कौन सा नहीं है बेसिकली। तो अगर इसको थोड़ा सा नहीं है पूछा है तो बेस इंडिविजुअल अगर देखो तो इंडिविजुअल 3 ऑप्शंस में है, तो 3 ऑप्शन तो आ नहीं सकते। इंडिविजुअल प्रेफरेंस, इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल कॉन्स्ट्रेंट्स है, और इंडिविजुअल बिलीफ है, यानी कि व्यक्तिगत पसंद, व्यक्तिगत सीमाएं और व्यक्तिगत विश्वास तो आ नहीं सकता।
तो एक डिफरेंट कौन सा ऑप्शन रह गया इस बात में, नोट कौन सा है, नोट रेशनल चॉइस थ्योरी में नोट कौन सा आएगा, बिलीफ ऑफ द सोसाइटी, यानी कि समाज में विश्वास या समाज के विश्वास, ये बेसिकली नोट में आ जाएगा, ये नोट लगाया हुआ था तो ये आ जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोच समझ के भी अगर इसको क्वेश्चन को करते तो मे भी आंसर बहुत अच्छे से हो सकता था। ठीक है, अगर रेशनल थ्योरी की बात करें तो इसमें बात की गई है क्वेश्चन में, बेसिकली रेशनल थ्योरी है क्या, रेशनल थ्योरी में इंडिविजुअल की बात की गई है। देखो क्योंकि ऊपर ये रेशनल थ्योरी से ही क्वेश्चन है ना, तो रेशनल थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। रेशनल थ्योरी क्या स्टेट्स करता है, क्या कहता है, इंडिविजुअल आर देयर सेल्फ इंटरेस्ट टू मेक चॉइस दैट विल प्रोवाइड देम with the greatest benefit. People with their options and make the choice they think will serve the best. क्या कह रहा है, ये इंडिविजुअल की बात कर रहा है, यानी कि व्यक्ति अपने स्वार्थों का उपयोग चुनाव करने के लिए करते हैं जो उन्हें सबसे बड़ा लाभ प्रदान करेगा, यानी कि इंडिविजुअल यूज देयर सेल्फ इंटरेस्ट। बेसिकली रेशनल थ्योरी ये कहते हैं, यहाँ पे सोशल की बात नहीं होती है, तो इसीलिए नोट वाली बात तो सोशल में चलेगी, यहाँ है इंडिविजुअल, जहाँ इंडिविजुअल आएगा वहां रेशनल थ्योरी की बात है। ठीक है, अब बात समझ में आई आपको, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये क्वेश्चन, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन करो आप, क्या कहता है ये क्वेश्चन, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आर क्रिटिकल स्पेशली फॉर इमोशंस, सोशल कोग्निटिव डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट्स ऑफ। प्रारंभिक बाल्य अवस्था के अनुभव संवेदनात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। यह के विचारों से प्रभावित है, किन के विचारों से प्रभावित है, आपको पता है यह सिगमंड फ्रॉइड के विचारों से प्रभावित है। ये तो नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, याद होगा ये नाम तो आपको, है ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पूछा भी जाता है। आगे अगर मैं बात करूं, एरिक्सन के बारे में बात करूं आपको, है ना, एरिक्सन बेसिकली ने इन्होंने क्या, जो एरिक्सन है, इनका जन्म जो हुआ वो 15 जून 1902 और कब तक 1994, वाज ए जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोएनालिस्ट नोन इज द थ्योरी ऑन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। बेसिकली इन्होंने किस पे काम किया, मनोवैज्ञानिक विकास पर अपने सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं, है ना, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। और इन्होंने ही कॉइंड द फ्रेज आइडेंटिटी क्राइसिस, इन्होंने पहचान संकट वाक्य इन्होंने दिया था भाई, एरिक्सन ने, ये पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, ध्यान रखना। और बेंजामिन मैकलेन स्पॉक है, ये एक अमेरिकी बाल रोग विशेषज्ञ थे ये बेसिकली, है ना, और वामपंथी राजनीति कार्यकर्ता थे, जिनकी इनकी एक पुस्तक थी बेबी एंड चाइल्ड केयर 1946, ये 20वीं सदी के सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक है, ये भी नाम भी याद रखना, बेबी एंड चाइल्ड केयर, है ना, बेंजामिन मैकलेन स्पॉक। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, ये देखो, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था, हु गेव द थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मनोसामाजिक साइकोसोशियल डेवलपमेंट, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, जो अभी हमने बात की थी, एरिक्सन ने, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। अब कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं, ये मैच करने का आपसे पूछ लेते हैं, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टर्म है एग्नोस्टिसिज्म, यानी कि अज्ञेयवाद, ये एक ग्रीक शब्द है, इसका मतलब है अननोवेबल, बेसिकली अज्ञात। ठीक है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द डॉक्ट्राइन दैट ह्यूमन कैन नॉट नो ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड द फिनोमिना ऑफ देयर एक्सपीरियंस। यह सख्ती से बोलना, ये क्या कहता है, मनुष्य अपने अनुभव की घटना से परे किसी भी चीज के अस्तित्व के बारे में नहीं जान सकते हैं, जो उनको एक्सपीरियंस है उतना ही वो जानते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं जानते हैं। द पोजिशन दैट कंक्लूसिव नॉलेज ऑफ अल्टीमेट रियलिटी इज एन इम्पॉसिबिलिटी, ये क्या बोलता है, यह स्थिति की परम यथार्थ का सार ज्ञान एक असंभाव्यता है, यानी कि परम ज्ञान आप नहीं ले सकते, है ना, परम यथार्थ का सार ज्ञान एक असंभावना है, आपको जितना एक्सपीरियंस है उतना ही आप जान सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं, तो ये है अज्ञेयवाद या, है ना, एग्नोटिसिज्म, ये आपको ध्यान रखना है, ये टर्म आपसे पूछी जाती है कि इसका टर्म का मतलब क्या है। एक होता है रैशनलिज्म, यानी कि तर्कवाद की बात है, रैशनलिज्म क्या क्या कहता है, द थ्योरी दैट रीजन रेदर देन एक्सपीरियंस इज द
फाउंडेशन ऑफ सर्टेनिटी इज नॉलेज। बेसिकली क्या है, द रीजन रेदर देन एक्सपीरियंस। ऊपर जो बात है अज्ञेयवाद है वो बेसिकली किसकी बात करता है, एक्सपीरियंस। लेकिन ये रैशनलिज्म की बात होगी तो यहाँ पे किसकी बात होगी, बेसिकली रीजन की भी बात हो रही है। एक्सपीरियंस के अलावा किसकी बात हो रही है, रीजन की। रीजन रेदर देन एक्सपीरियंस, है ना। द पोजिशन दैट रीजन इज द चीफ सोर्स ऑफ नॉलेज। ये बेसिकली ये कहता है कि जो नॉलेज का मुख्य जो साधन है वो क्या है, रीजन है, कारण है ना। ये रीजन पे काफी बल देता है, तो ये आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर बात करें मैल्योरिज्म की बात करें, यानी कि अनुवाद की बात करें तो क्या कहता है, मतलब इज द आइडिया दैट प्रोग्रेस इज ए रियल कंसेप्ट लीडिंग टू एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। कंक्लूजन एज टू गुडनेस और इविल ऑफ एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी मेड फाइनल। बेसिकली ये कह रहा है जो मेल्योरिज्म है इज द आइडिया दैट प्रोग्रेस इज ए रियल, प्रोग्रेस जो है वो रियल है, वास्तविक है, एंड कंसेप्ट लीडिंग टू एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो वर्ल्ड है वो एक तरह से लीड हो रहा है इम्प्रूवमेंट की तरफ। और कोई भी जो हम बात करते हैं गुडनेस और इविल की, वो हम फाइनल नहीं बना सकते हैं, यानी कि अस्तित्व की अच्छाई या बुराई में निष्कर्ष अज्ञेयवाद अंतिम रूप से नहीं निकाला जा सकता है। ये बेसिकली कौन करता है, मेल्योरिज्म या उन्नयनवाद बोलता है। बहुत अच्छा लाइन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और एक है हेडोनिज्म, यानी कि सुखवाद, यानी कि सर्वोच्च अच्छाई, ये तो बात करता है द हाईएस्ट गुड इज प्लेजर, ये बात करता है सुखवाद तो, है ना। हेडोनिज्म इज द बिलीफ दैट प्लेजर और द अब्सेंस ऑफ पेन, यानी कि आपका जो प्लेजर है, आपका जो एक तरह से खुशी है ना, और जहाँ पेन ना हो, है ना, वही सब कुछ है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन डिटरमाइन द मोरलिटी ऑफ पोटेंशियल कोर्स ऑफ एक्शन। द हाईएस्ट गुड इज प्लेजर, यानी कि सर्वोच्च अच्छाई क्या है, प्लेजर है। ये बात कौन करता है, हेडोनिज्म की बात है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखोगे फ्रेंड्स। तो अपन ने जो भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, है ना, आपकी यूनिट 1 की, वो कंप्लीट हमने करने की कोशिश की है कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, है ना। अच्छे अच्छे से चीज़ें जो भी हैं वो हम लास्ट टाइम, ये रिवीजन अच्छा रहेगा आपकी यूनिट का, मेरे हिसाब से बहुत हेल्पफुल रहेगी फ्रेंड्स। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि प्ले स्टोर में अपनी एप्लीकेशन है जिसका नाम है SWMG। इस पर हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, और पेपर 2 इसका हम जो इन्वायरमेंटल साइंस भी पढ़ते हैं, और पेपर 2 एजुकेशन अभी हम स्टार्ट करेंगे। आपका एग्जाम हो जाता है, उसके बाद आपको पूर्ण सूचना दे दी जाएगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि किस तरह से हम पेपर 2 पढ़ेंगे, कैसे कैसे लेक्चर्स होंगे, सारी बातें आपको एग्जाम के बाद बता दी जाएगी। अभी आप एग्जाम दें, एग्जाम पे फोकस करें, आपको एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और हम फिर जुड़े रहेंगे, और अपना टेलीग्राम लिंक है चैनल, दैट इज SWMG UGC नेट, इसके नाम से टेलीग्राम लिंक है, इसको भी आप ज्वाइन कर लें। इस पर सारी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते रहते हैं, SWMG UGC नेट के नाम से है। और ऑल द वेरी बेस्ट। और आप अपने चित्त को शांत रखें और खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें फ्रेंड्स। अगर जीवन में सब कुछ खुशी से करोगे तो बहुत बेहतर तरीके से होगा। बिल्कुल प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शांत मन से चित्त को रिलैक्स करते हुए चीज़ों को करें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें। और एग्ज़ाम को बहुत ही रिलैक्स होकर दें, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ना जाएं। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, वहाँ कुछ क्वेश्चन गलत हो जाता है तो डिप्रेशन आ जाता है तो बिल्कुल शांति से सारी चीज़ों को हैंडल करें, और आराम से मन रिलैक्स रखते हुए काम करें। सब बहुत बढ़िया है और सब बहुत बेहतर होगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।